सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोहता महाविद्यालय सहारनपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन बीए पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल पढ़ रहे थे और भौतिक भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पहली इकाई का है, दूसरा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो आपकी किस प्रकार की है, ठोस है, द्रव है, गैस, ये अभी क्या है, रहस्य बना हुआ है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आज भी एक रहस्यपूर्ण विषय बना हुआ है, क्योंकि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह अदृश्य है, अगम्य क्षेत्र है, उसमें जाया नहीं जा सकता है, देखा नहीं जा सकता है उसे, इसलिए पृथ्वी की आंतरिक भाग है वो अभी भी अदृश्य है, अगम्य है। मनुष्य ने खनन जो खान खोदी है वह वैदिक क्रिया जो वेदन क्रिया की है उसके द्वारा कुछ किलोमीटर तक ही आंतरिक भाग की प्रत्यक्ष रूप से जाना जा सका है, उसकी गहराई के बारे में पता लगा है। जो पृथ्वी अभी तक मानव ने पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना है वो 6 किलोमीटर तक कुआं खोदा है और उसके द्वारा ही इसकी जानकारी प्राप्त की है। मनुष्य ने कुछ ही किलोमीटर तक पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष रूप से देख सका है। गहराई के साथ साथ में तापमान में तेजी से वृद्धि होती है, जिस कारण से अधिक गहराई पर खनन कार्य है और वेदन कार्य है ये करना संभव नहीं है, क्योंकि पृथ्वी आंतरिक भाग में जैसे जाएंगे तापमान में तेजी से वृद्धि होती है और वृद्धि होने के कारण से अधिक गहराई तक खनन कार्य, वेदन कार्य करना संभव नहीं है। भूगर्भ में इतना अधिक तापमान है कि इससे जो भी वेदन में प्रयोग आने वाला जो यंत्र होते हैं, किसी प्रकार का यंत्र है वो आंतरिक भाग में भेजेंगे तो वो पिघल सकता है, पिघल जाएगा तो उससे किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः वेदन कार्य अभी तक क्या है, कम गहराई तक ही सीमित क्षेत्र में ही हो पाया है। वेदन कार्य है आंतरिक भाग में जो किस प्रकार का है वो कम ही गहराई तक का अभी तक मानव द्वारा पता लगाया जा सकता है, सीमित क्षेत्र का पता लगाया जा सकता है। यदि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात करने का कार्य है ये भूगर्भवेत्ताओं का कार्य है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, ये ज्ञात करने का कार्य है भूगर्भ शास्त्रियों का है। किंतु भूगोल में भी इसका अध्ययन इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो पृथ्वी की जो स्थलाकृति है ये मुख्य रूप से भूगर्भीय गतिविधियों पर बहुत कुछ निर्भर करती है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाला जो लावा है और विभिन्न प्रकार के जो गर्म गैसें हैं आंतरिक संरचना के बारे में हमें इनसे प्रत्यक्ष रूप से जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ज्वालामुखी क्रिया होती है, इस ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा है, जो गर्म गैसें हैं, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्रत्यक्ष रूप से जानकारी के मुख्य स्रोत हैं। परंतु यह निश्चित कहना कठिन है क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें मैग्मा कितनी गहराई से निकला है, ज्वालामुखी क्रिया कितनी गहराई से हुई है, ये अभी तक जानकारी नहीं है कि ज्वालामुखी की जो आंतरिक क्रिया होती है ये कितने किलोमीटर से होती है, 50 किलोमीटर से होती है, 100 किलोमीटर से होती है, अभी तक इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मैग्मा कितनी गहराई से निकला है और कितनी गहराई से ये निकलकर बाहर आता है 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से, इसकी पूर्ण रूप से अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। मुख्य स्रोत के रूप में देखा जाए तो भूकंप विज्ञान से भूगर्भ की संरचना के विषय में अधिक वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अधिक वैज्ञानिक और प्रमाणिक जानकारी के लिए स्रोत विभिन्न प्रकार के साधन हैं, स्रोत है, ये इकट्ठे किए जा रहे हैं। इन साधनों को, इन स्रोतों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, रखा जा सकता है। तो ये 3 वर्ग हैं आपके भूगर्भ की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत में आपके हैं घनत्व है, तापमान है, दबाव है, इसी प्रकार से उनका पिंड है, इसके खोज से भी अपन ये पता लगाते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की रही है।
तीसरा स्रोत है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान। ये मुख्य रूप से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है इसके बारे में जानकारी के लिए 3 प्रकार के स्रोत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए कौन कौन से स्रोत है, कौन कौन से साधन है, तो आपको इन तीनों स्रोतों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत में आपका घनत्व है, तापमान है, दबाव है, इसी प्रकार से उल्कापात है। प्राकृतिक साधन में आपके ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप विज्ञान, इनके द्वारा अपन क्या है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला इसमें अप्राकृतिक स्रोत में पहला है घनत्व। संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका औसत घनत्व होता है 5.5। संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है यह है 5.5। लेकिन जो धरातल की ऊपरी चट्टान है उसका घनत्व है 2.7। ऊपरी धरातल का घनत्व है 2.7। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो अधिक घनत्व वाली चट्टानों से मिलकर बना है, क्योंकि ऊपर वाला जो चट्टान है उसका घनत्व 2.7 है, औसत घनत्व इसका 5.5 है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व आपको पता है 5.5 है। ऊपरी परतों का ऊपरी धरातल है उसकी चट्टानों का घनत्व है 2.7 है। अतः इस तथ्य का पता चलता है इस तथ्य का पता लगता है कि यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो अत्यधिक भारी चट्टानों से निर्मित है, मुख्य रूप से धात्विक चट्टानों से निर्मित है। क्या है? धात्विक चट्टानों से निर्मित है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भारी धात्विक पदार्थों से निर्मित है, क्योंकि औसत घनत्व 5.5 है, ऊपरी घनत्व 2.7 है। इसका मतलब है कि आंतरिक भाग उसका घनत्व अधिक है, जो भारी पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, मुख्य रूप से धात्विक पदार्थों से, मेटल से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है या जो भूकरोट है, पृथ्वी का केंद्र, जो पृथ्वी का केंद्र वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये धात्विक पदार्थों में मुख्य रूप से निकल और लोहा से निर्मित है। निकल एवं लोहा निर्मित। तो इसे जो घनत्व के हिसाब से जो भूगोलता है, जो वैज्ञानिक है, ये मानते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो धात्विक पदार्थों का मिलकर बना हुआ है, मुख्य रूप से मेटल का बना हुआ है, निकल और फेरस से बना हुआ है। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी है उसका औसत घनत्व है वो 5.5, जबकि पृथ्वी की धरातल की जो ऊपर वाली परत है, ऊपर वाली जो चट्टान है, उसका घनत्व 2.7 है। अतः इस तथ्य से यह पता चलता है कि यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो अत्यधिक जो भारी चट्टानों से निर्मित है, भारी पदार्थों से निर्मित है, अत्यधिक भारी पदार्थों से निर्मित है, मुख्य रूप से धात्विक पदार्थों से निर्मित है, धात्विक चट्टानों से निर्मित है, भारी पदार्थों से निर्मित है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है भूकरोट है, भूकरोट जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, देखो ये वाला बीच वाला भाग है, या ये देखो ये वाला भाग है, जो आंतरिक भाग है वो निकल और लोहा मिश्रित धातु से बना हुआ है, भारी पदार्थों से निर्मित है। इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं दूसरा तापमान। तापमान में ऐसे अनेक तथ्य से ये प्रमाणित हो चुका है कि जो भूगर्भ है में गहराई के साथ साथ आते हैं तो तापमान में वृद्धि होती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है। अनेक तथ्यों से ये प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग में जैसे जैसे अपन जाएंगे, गहराई में अपन जाएंगे, वैसे वैसे क्या है कि तापमान में वृद्धि होती जाती है, तापमान बढ़ता जाता है। ये वृद्धि दर 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति
प्रति किलोमीटर पर तापमान है, ये बढ़ के क्या हो जाएगा आपका तापमान है 25 मीटर। तापमान में वृद्धि दर है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति आपके क्या है प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। ऐसे अनेक तथ्यों से ये प्रमाणित हो चुका है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपन जैसे जैसे जाएंगे तो तापमान बढ़ता जाता है। यह वृद्धि दर है ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर पर बढ़ता है। 32 मीटर नीचे चलेंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये बढ़ जाता है। इस दर से यदि अपन 50 किलोमीटर भी चले, फिलहाल 50 किलोमीटर चले तो तापमान बढ़ के कितना हो जाएगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। और 1500 डिग्री पर तापमान पर इतने अधिक उच्च तापमान पर कोई भी पदार्थ है वो ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है। समझ में आ रही होगी आप लोगों के कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है, इसमें जैसे जैसे अपन आंतरिक भाग में आते हैं तापमान बढ़ता जाता है और तापमान बढ़कर क्या है कि प्रति 1 डिग्री सेल्सियस है ये 32 मीटर को जाता है। प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़कर क्या है 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान ये बढ़ जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे तापमान धीरे धीरे क्या है जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तापमान बढ़ता जाता है। इस दर से यदि देखें अपन कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 32 मीटर पर है, इस दर से 50 किलोमीटर जाने पर तापमान बढ़कर कितना हो जाएगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाएगा। और 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, इस पर कोई भी 50 आपके क्या है कि कोई भी पदार्थ है ठोस अवस्था में रह सकता है, पिघल जाएगा। ज्वालामुखी से निकलने वाला जो भी मैग्मा है, लावा पदार्थ है, गैसें हैं, ये 50 किलोमीटर से कम गहराई से आती है। तो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है ये 50 किलोमीटर से कम गहराई से आता है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो अत्यधिक उष्ण अवस्था में है। तो तापमान के अनुसार क्या है अत्यधिक उष्ण अवस्था। पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी क्या है अत्यधिक उष्ण अवस्था में है, क्योंकि 32 मीटर चलने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। यदि 50 किलोमीटर नीचे चले जाएंगे तो तापमान बढ़ के जाएगा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। और इतने अधिक उस तापमान पर कोई भी ठोस पदार्थ है वो नहीं रह सकता है, वो पिघल जाएगा। ज्वालामुखी की क्रिया होती है वो आंतरिक भाग में होती है, 50 किलोमीटर से कम गहराई पर होती है। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो अभी भी उष्ण अवस्था में है, गर्म अवस्था में है, अत्यधिक उष्ण अवस्था में है। तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक स्रोत में ही दबाव वाले हैं वो उपरोक्त जो तापमान वाली बात है इससे सहमत नहीं है। उपरोक्त जो तापमान बढ़ने की दर है उसके अनुसार एक निश्चित गहराई पर भूगर्भ की चट्टानें है वो ठोस रूप में रहना संभव नहीं है। तापमान वाले ये मानते हैं 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर चले जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो जो उपरोक्त तापमान के बढ़ने की बात है वो एक निश्चित गहराई के बाद में भूगर्भ की जितनी भी चट्टानें हैं वो ठोस रूप में रहना संभव है। पृथ्वी का आंतरिक भाग है, तापमान वाले ये मानते हैं कि वो ठोस अवस्था में नहीं रह सकते, क्योंकि तापमान बढ़ेगा। 32 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है, 50 डिग्री पे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। 50 किलोमीटर चलेंगे 50 किलोमीटर चलेंगे 15 डिग्री। तो जो उपरोक्त तापमान वाली बात है उससे यह निश्चित होता है कि भूगर्भ की चट्टानें हैं वो ठोस अवस्था में नहीं रह सकती, किंतु प्रमाण इसके पक्ष में नहीं है। उपरोक्त तापमान वाली बात के प्रमाण है वो पक्ष में नहीं है, क्योंकि पृथ्वी एक ठोस गोले के रूप में, पिंड के रूप में गतिमान है। पृथ्वी क्या है पृथ्वी ठोस रूप में गतिमान है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह मानना है कि गहराई की ओर दबाव इतना अधिक बढ़ जाता है, प्रेशर इतना अधिक बढ़ जाता है जिस कारण से जो चट्टानों का द्रव्यांक बढ़ जाता है, चट्टानों का द्रव्यांक बढ़ जाता है और उनकी पिघलने की क्षमता है ये बढ़ जाती है। जो पृथ्वी की दबाव वाले वैज्ञानिक ये मानते हैं
कि जैसे प्रेशर इतना अधिक बढ़ जाता है कि उस पर तापमान वाला कार्य है वो कार्य करना बंद हो जाता है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर अत्यधिक बढ़ने के कारण से चट्टानों का द्रव्यांक बढ़ जाता है, पिघलने की क्षमता बढ़ जाती है। अतः भूगर्भ में अत्यधिक उच्च तापमान होते हुए भी अत्यधिक दबाव के कारण से अभी भी ठोस अवस्था में है। तो ये जो दबाव वाले मानते हैं अभी भी ठोस अवस्था में है, क्योंकि पृथ्वी है वो क्या है, एक ठोस रूप में गतिमान है। पृथ्वी है एक ठोस पिंड के रूप में गतिमान है, ठोस पिंड। तो पृथ्वी घूर्णन कर रही है अपने अक्ष पे, तो एक ठोस पिंड के रूप में घूर्णन कर रही है। तो जो दबाव वाले वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि तापमान वाली बात है ये सत्य नहीं है। जैसे जैसे अपने आंतरिक भाग में जाते हैं तो तापमान निश्चित रूप से बढ़ता है, लेकिन ऊपर से दबाव बढ़ने के कारण से जैसे जैसे अपन गहराई में जाएंगे तो दबाव बढ़ने के कारण से जिस कारण से क्या है कि चट्टानों का द्रव्यांक बढ़ जाता है, और द्रव्यांक बढ़ जाता है तो उसकी पिघलने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। गहराई में जाएंगे दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो द्रव्यांक बढ़ेगा, द्रव्यांक बढ़ेगा और द्रव्यांक बढ़ेगा तो जो भूगर्भ में अत्यधिक तापमान होते हुए भी अत्यधिक दबाव के कारण से पृथ्वी की आंतरिक भाग है वो अभी भी क्या है, ठोस अवस्था में है। ये मानते हैं दबाव अभी भी ठोस अवस्था में, चट्टानें अभी भी ठोस अवस्था में है। जब कभी भी दबाव किसी कारण से भी भूगर्भिक गतिविधि के कारण से यदि ये ऊपर वाला दबाव है ये हट जाता है तो दबाव कम हो जाने के कारण से चट्टानें हैं वो तापमान के कारण से पिघल जाएगी और ज्वालामुखी की क्रिया को जन्म देगी। चट्टानें पिघल जाएगी जब किसी कारण से जो ऊपर से ये प्रेशर पड़ रहा है जिसके कारण से चट्टानें ठोस अवस्था में रहती है। यदि ये दबाव किसी कारण की भूगर्भिक गतिविधि के कारण से ये चट्टानों घर्षण की क्रिया, वलन की क्रिया के कारण से यदि चट्टानों हिलती है तो उससे दबाव कम हो जाता है, और दबाव कम हो जाएगी तो वहाँ की चट्टानें पिघल जाएगी, और पिघल जाएगी तो वहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया को जन्म देगी। वहाँ पर क्या है, फिर द्रव अवस्था में आ जाएगी दबाव कम हो जाने पर। तो ये घनत्व के आधार पर भारी पदार्थों से मिलकर बने आंतरिक भाग तापमान के अनुसार अभी भी द्रव अवस्था में चट्टानें, और दबाव वाले ये मानते हैं भी पृथ्वी एक ठोस पिंड के रूप में गतिमान है, इसलिए अभी भी पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में है। अलग अलग मत हैं सबके। उल्कापात भूगर्भ की संरचना को जानकारी के लिए अगला स्रोत है, अगला साधन है वो है उल्कापात। उल्कापिंड है ये सौर परिवार का अंग होता है। उल्कापिंड क्या है, उल्कापिंड है ये सौर परिवार का, सौर परिवार का ही एक अंग है, सौर परिवार से ही जुड़ी हुई चीजें हैं। उल्कापिंड होता है ये सौर परिवार का एक अंग है। ये ग्रह बने थे उस समय, ये उल्कापिंड भी ब्रह्मांड में बहुत सारे उल्कापिंड भी फैल गए थे। उल्कापिंड की रचना है ये सौरमंडल में ग्रह, जब ग्रहों का निर्माण हुआ था उसी समय ब्रह्मांड में बहुत सारे उल्कापिंडों का निर्माण भी हो गया था। उल्कापिंड या उल्कापात क्या होता है, ये जो पिंड है जब ग्रह बने थे उसी समय क्या है कि अनेक प्रकार के उल्कापिंडों की भी रचना हुई थी। तो ये ग्रह बने उसी समय ये पिंड भी ब्रह्मांड में फैल गए थे। जब ये उल्का धरातल पे गिरते हैं तो इस क्रिया को उल्कापात कहा जाता है। उल्कापात क्या है, जो उल्कापिंड है जिनका निर्माण ग्रह बने थे, सौर परिवार के सदस्य जिसमें ग्रह भी हैं और उल्कापात है, उनका जो उत्पत्ति है वो एक समय हुई थी और ब्रह्मांड में बहुत सारे ये उल्कापिंड है ये फैल गए थे। जैसे ही ये उल्कापिंड है ये पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो जल के नष्ट हो जाते हैं और धरातल तक पहुंच जाते हैं। तो ये धरातल तक पहुंचने पर, उल्कापिंडों का धरातल तक पहुंचने पर या गिरने पर इस क्रिया को कहा जाता है उल्कापात। उल्कापात की रचना यदि अपन देखें तो ग्रह के समान ही है। तो उल्का की रचना है ये निकल और फेरस से। उल्कापिंड है ये, उल्कापिंड है ये निकल और फेरस, मतलब निकल और आपकी लोहा से निर्मित चट्टानें हैं। यदि उल्कापात का अपन रचनाओं का यदि अध्ययन करें तो ये उल्कापिंड है ये निकल और लोहा पाया जाता है इन चट्टानों में। पृथ्वी भी सौर परिवार का एक सदस्य है, इसमें भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। इस कारण से क्या है, भारी पदार्थों से निर्मित है, धात्विक पदार्थों से निर्मित है,
इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, भारी है, इसलिए पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो भी निकल और फेरस धातु का बना हुआ होगा, क्योंकि उल्का है। उनका निर्माण भी ब्रह्मांड में ग्रहों के समय हुआ था, और ग्रह हैं वो भी क्या है, उल्कापात के समय बने थे। उल्का की रचना है वो निकल और लोहा से है। उल्का है, इस उल्का की रचना किससे है, निकल और लोहा धातु है, दोनों भारी धातु है। इन भारी धातुओं से निकल और आपके लोहा से रचना हुई है उल्कापात की। तो पृथ्वी भी सौर परिवार का एक सदस्य है, इसमें भी चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। चुंबकत्व का गुण पाए जाने के कारण से भारी पदार्थ या धात्विक पदार्थों से मिलकर बनी है। आंतरिक भाग है भारी पदार्थों से, धात्विक पदार्थों से निर्मित है, और इस कारण से कहा जा सकता है कि पृथ्वी है उसका आंतरिक भाग है ये भी आपका निकल और लोहा निर्मित है। तो आपको ये समझ में आ गए होंगे प्राकृतिक स्रोत उल्कापात। भूगर्भ की आंतरिक संरचना ज्ञात करने में प्राकृतिक संसाधन है, वो भी प्राकृतिक स्रोत हैं, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसकी, जिसमें दो स्रोतों को सम्मिलित करते हैं। एक ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी की क्रिया, और दूसरा भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। इसमें पहला आपका है ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी की क्रिया। ज्वालामुखी की क्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग तरल मैग्मा या धरातल पे जो तरल लावा होता है प्रवाहित होता है। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो तरल लावा होता है, जो तरल लावा होता है, इसके साथ साथ धरातल पे गर्म में लावा प्रवाहित होता है, तरल लावा प्रवाहित होता है। इस आधार पर कुछ भूगर्भ शास्त्रियों का अनुमान है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसमें से कम एक परत ऐसा है, एक मंडल ऐसा है, एक चैम्बर ऐसा है, कम से कम वह द्रवावस्था में है। इसे अपन क्या है, मैग्मा भंडार कहते हैं, जहाँ मैग्मा तरल रूप में धरातल पर आता है, तब रूप में जो लावा है वो धरातल पर प्रकट होता है। आंतरिक भाग से मैग्मा आता है और धरातल पर लावा के रूप में, तरल रूप में प्रविष्ट होता है, प्रकट होता है। किंतु कुछ जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो इसे व्यवहारिक नहीं मानते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, ठोस है, द्रव है, तो ज्वालामुखी क्रिया या उद्गार के द्वारा अपन को ये पता लगता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से तरल मैग्मा तथा धरातल पर तरल लावा है वो प्रवाहित होता है, विभिन्न प्रकार की गर्म गैसें प्रवाहित होती है। इस आधार पर कुछ भूगर्भ शास्त्री ये मानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कम से कम एक मंडल ऐसा है, एक परत ऐसी है जो हमेशा द्रवावस्था में रहती है। द्रवावस्था जो भी हमेशा क्या है, द्रवावस्था में रहती है। इसको मैग्मा भंडार कहते हैं, मैग्मा चैम्बर कहते हैं। यहाँ से मैग्मा है वो धरातल पर तप्त तरल लावा के रूप में प्रकट होता है, लेकिन कुछ से भूगर्भ शास्त्री हैं वो इसे व्यवहारिक नहीं मानते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो पूरा तरल अवस्था में है। सबसे इम्पोर्टेंट जो साक्ष्य है, साधन है, स्रोत है, वो है भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। सबसे इम्पोर्टेंट जितने भी आपको प्राकृतिक स्रोत बताए हैं, उल्कापात बताए हैं और प्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत, इन सब में सबसे जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है वो है भूकंप विज्ञान। इस भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों का अपन अध्ययन करने से पहले इनसे जुड़ी हुई कुछ तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका थोड़ा बहुत उल्लेख अपन इसी टॉपिक आगे आ चुकी है तो इसी में अपन अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहला है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान क्या होती है? तो यह वह विज्ञान होती है जिसमें भूकंपीय तरंगों का सेस्मोग्राफी
तरंगों के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो भूकंप विज्ञान क्या है? भूकंप विज्ञान यहाँ पर है सेस्मोग्राफिक तरंगों के रूप में जिस विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तरंगों का, वह भूकंप विज्ञान कहलाती है। यह वह विज्ञान है, भूकंप विज्ञान यह वह विज्ञान है जिसमें भूकंपीय तरंगों का सेस्मोग्राफी के रूप में तरंगों के रूप में अध्ययन किया जाता है, वह विज्ञान भूकंप विज्ञान कहलाती है। कई बार आप शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछा जाता है सेस्मोग्राफ क्या है, तो सेस्मोग्राफ में अपन भूकंप विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो सेस्मोग्राफी क्या है? जिसमें भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन सेस्मोग्राफ तरंगों के रूप में अध्ययन किया जाता है। एक प्रश्न आता है भूकंप मूल। भूकंप मूल बताने से पहले भूकंप के बारे में बता देता हूँ। भूकंप भूपटल पर आकस्मिक कंपन होता है। भूकंप भूपटल पर आकस्मिक कंपन होता है। भूकंप भूपटल पर आकस्मिक कंपन होता है, उसको भूकंप कहते हैं। यहाँ 2-3 टॉपिक आज शॉर्ट नोट के हैं, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। भूकंप विज्ञान क्या है? भूकंप विज्ञान में भूकंप की तरंगों का सेस्मोग्राफ के रूप में अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान को कहा जाता है भूकंप विज्ञान। भूकंप क्या होता है? भूकंप भूपटल पर आकस्मिक कंपन होता है, वो भूकंप कहलाता है। आकस्मिक कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप तरंगों जहां सबसे पहले उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल जहां पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूगर्भ में वह स्थान जहां सबसे पहले कंपन सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। जैसे मान लो ये अपना धरातल है, इस धरातल के नीचे जहां जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है सबसे पहले, वो भूकंप मूल कहलाता है। ये है भूकंप मूल। भूकंप मूल क्या हो गया? भूगर्भ में जहां सर्वप्रथम भूकंप आता है या उत्पन्न होता है, उसको भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल सर्वप्रथम भूगर्भ में स्थित वह केंद्र होता है जहां भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है। भूकंप सर्वप्रथम जहां उत्पन्न होता है वो भूकंप मूल कहलाता है। सेस्मोग्राफी का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो भूकंप विज्ञान कहलाता है। भूकंप भूपटल पर आकस्मिक कंपन होता है, और जहां सबसे पहले भूकंप जिस धरातल के नीचे उत्पन्न होता है उस केंद्र को कहा जाता है भूकंप मूल। भूकंपीय तरंगे भूकंप के समय जो कंपन होता है, जो मारक होता है, उसको भूकंप तरंग कहते हैं। भूकंप तरंगे जैसे भूकंप आया, सर्वप्रथम जैसे भूकंप आ गया तो भूकंप के समय जो भूकंप की तरंगे होती हैं, कंपन होता है, कंपन द्वारा अपनाया गया मार्ग, कंपन द्वारा अपनाया गया मार्ग ठीक है कहलाता है भूकंप तरंग कहलाती है।
भूकंप जहाँ सबसे पहले आता है वो भूकंप मूल कहलाता है, उत्पन्न होता है जहाँ पर सबसे पहले जहाँ भूकंप कंपन उत्पन्न होता है सर्वप्रथम, वो भूगर्भ का वह स्थान जहाँ कंपन सर्वप्रथम उत्पन्न होता है वो भूकंप कहलाता है, भूकंप मूल कहलाता है। भूकंप ये तरंगे होती है, ये भूकंप तरंगे भूकंप के समय जो भूकंप के कंपन होता है, कंपन के द्वारा जो मार्ग अपनाया जाता है, जैसे मान लो यहाँ भूकंप से पहले दिकेंद्र हो गया और यहाँ से जैसे तरंगे चली, ये तरंगे जो मार्ग अपनाती है ये तरंगे कहलाती है भूकंप तरंगे। तो जो भूगर्भ से वह स्थान जहाँ से कंपन भूकंप आते समय जो कंपन होता है और कंपन द्वारा जो मार्ग अपनाया जाता है वो भूकंप क्या कहलाती है, भूकंप तरंगे कहलाती है। ये तरंगे 3 प्रकार की होती है, भूकंपीय तरंगे होती हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तो ये आज थोड़ा भूकंप से संबंधित चीजें हैं, ये कंपटीशन पूछ जाती है, भूकंप मूल क्या है, भूकंप इनका जरूरी है बताना आपको। सामान्य रूप से जो तरंगे होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, भूकंप तरंगे, भूकंप तरंगे 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की तरंग है, इसे पी तरंग कहते हैं, प्राथमिक तरंग है। प्राथमिक तरंग तरंगे होती हैं, ये तरंगे सबसे पहले जैसे भूकंप आता है सबसे पहले ये तरंगे चलती है, सबसे तीव्र गति से चलती है, सबसे तीव्र गति से चलती है, सबसे तेज गति से चलती है, सबसे पहले आती है। और ये गति है, ये जो तरंग है ये आपकी क्या है, सबसे तेज गति से चलती है और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों पदार्थों से गुजर सकती है। तो प्राथमिक तरंगे हैं जिनको पी तरंगे कहते हैं, सबसे तीव्र गति से चलती है ये तरंगे, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। एस तरंगे द्वितीय प्रकार की तरंगे होती है, गौण तरंगे भी कहते हैं। द्वितीय प्रकार की जो प्राथमिक तरंगों के बाद में चलती है, एस तरंगे हैं, एस तरंग है, दूसरी प्रकार की तरंग है ये केवल ठोस पदार्थों से गुजर सकती है, ये केवल ठोस पदार्थ से गुजर सकती है, द्रव में गति नहीं करती है। द्रव में अवस्था में ये एस तरंगे होती है, ये तरल अवस्था से नहीं गुजर सकती है। द्वितीय प्रकार की तरंगे जिसे गौण तरंगे भी कहते हैं, एस तरंगे भी कह सकते हैं, ये केवल ठोस पदार्थों में ही माध्यम में ही चल सकती है, ये केवल ठोस माध्यम में ही चलेगी। द्रव अवस्था में या तरल अवस्था में ये है एस तरंगे होती है, ये नहीं गुजर सकती है। तीसरी प्रकार की तरंग है जिसे धरातलीय तरंग कहते हैं। तीसरे प्रकार की तरंगे आपके धरातल तरंगे हैं, एल तरंगे हैं, धरातलीय तरंगे हैं, ये धरातल पर चलती है और ये धरातल पे सबसे बाद में आती है, अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे होती है, सर्वाधिक विनाशकारी तरंग। कई बार कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है ठोस के बारे में कि ऐसी कौन सी तरंगे है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में आती है, तो पी तरंगे आएगी। केवल ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है तो एस तरंगे आएगी।
और धरातल पर चलने वाली तरंगे हैं उसको एल तरंगे कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे बाद में कौन सी तरंग पहुंचती है? अधिकेंद्र पर सबसे बाद में, तो इसमें भी धरातलीय तरंग या एल तरंगे होती है। ये धरातल पर सबसे बाद में अधिकेंद्र पर पहुंचती है। अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचने वाली तरंग कौन सी है? वो भी एल तरंगे है, धरातलीय तरंगे है। सर्वाधिक विनाशकारी, सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा विनाशकारी है वो भी आपके धरातलीय तरंग है या एल तरंगे होती है। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। ये लंबवत गति से चलती है, इसलिए सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है धरातलीय तरंगे। कई बार कंपटीशन प्रश्न पूछा है कि सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगे कौन सी है, तो धरातलीय तरंगे होती है, वो सर्वाधिक विनाशकारी होती है। एक और प्रश्न आता है, भूकंपीय छायाचित्र। भूकंपीय छायाचित्र, भूकंपीय छायाचित्र क्या होता है? जहां भूकंप की तरंगे जिस क्षेत्र में पृथ्वी के नहीं पहुंच पाती है, जिनका आलेख या अभिलेख नहीं किया जा सकता है, वो क्षेत्र कहलाता है आपका भूकंपीय छायाचित्र। भूकंपीय छायाचित्र होता है जहां भूकंप की किसी भी प्रकार की कोई भी तरंगे, प्राथमिक, द्वितीय, किसी भी प्रकार की तरंगे ये जहां अभिलेखित नहीं होती है, जहां नहीं पहुंचती है, वो कहलाती है आपकी भूकंपीय छायाचित्र। आपको चित्र में आपको बता देता हूँ। देखो ये चित्र है, यहाँ पर न तो पी तरंगे हैं और न एस तरंगे हैं, इसलिए जो जिसे अधिकेंद्र से जो तरंगे जाती है और जिनका आलेखन नहीं किया जा सकता है, जिसे 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री का जो छायाचित्र कहलाता है, ये एस और पी दोनों के लिए है, ये छायाचित्र कहलाता है। इसमें भूकंपीय तरंगों का अभिलेखित नहीं होता है। यहाँ भूकंपीय जो तरंगे हैं ये अभिलेखित नहीं होती है। जो भूकंपीय केंद्र होते हैं वहां पर इन तरंगों का अभिलेखन किया जाता है। वहां पर ये तरंगे होती है, ये केंद्रों पर जो भूकंप जहाँ पर जिस क्षेत्र पर नापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, उस क्षेत्र पर इस मंडल पर जहाँ पर क्या है कि जिस मंडल में एस और पी दोनों ही तरंगे नहीं चलती है, वो क्षेत्र कहलाता है आपका भूकंपीय छायाचित्र। तो भूकंपीय छायाचित्र कौन सा हो गया? जो अधिकेंद्र से 105 से 140 डिग्री, दोनों तरफ देखो 105 से और 140 डिग्री। यहाँ पर क्या है, इनके जो बीच का जो क्षेत्र है जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती है, वो भूकंपीय छायाचित्र कहलाता है। यहाँ देखो इसमें 105 से लेकर 140 पर एस और पी दोनों ही प्रकार की तरंगे अभिलेखित नहीं होती है, इसलिए ये क्षेत्र कहलाता है आपका छायाचित्र। इसमें पी का छायाचित्र है वो तो आपका 105 से लेकर 140 है, और एस तरंगों का जो छायाचित्र कहलाता है वो 105 से लेकर 105। यहाँ बीच वाले क्षेत्र में कोई में भी आपकी क्या है एस तरंगे नहीं आती है, क्योंकि ये एस तरंगे होती है, ये इस माध्यम से जो कोर वाला क्षेत्र है, आंतरिक भाग वाला क्षेत्र है, जो अंतरतम है या कोर है, यहाँ से इस मंडल के पूर्वी ये अधिक कोण बनाती हुई ये इसमें अंदर नहीं घुस पाती है, क्योंकि ये द्रवावस्था में होती है। तो जो एस तरंगे होती है ये द्रवावस्था में गति नहीं कर पाती है, इसलिए इसका छायाचित्र 105 से 105, जबकि पी का क्षेत्र होता है छायाचित्र होता है 105 से लेकर 140, दोनों तरफ है 105 से लेकर 140। ये पी का है, एस का दोनों का है, पी और एस। और पी बाद में अंदर के भाग में गति कर जाती है 140 के बाद में। तो यहाँ छायाचित्र कौन सा कहलाएगा? छायाचित्र वो कहलाएगा जहाँ पर भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं किया होता है। तो 105 से लेकर 140 के बीच में डिग्री का जो क्षेत्र है, 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाता है? भूकंपीय छायाचित्र कहलाता है, जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन नहीं होता है। भूकंपीय तरंगों के जो भ्रमण पथ है और उसकी गति के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। भूकंपीय तरंग किस प्रकार से गति करती है, उसका भ्रमण पथ किस प्रकार से है, उस गति के आधार पर क्या है पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये तरंगे क्या है, जहाँ समान घनत्व वाली भाग होगा वहाँ ये तरंगे सीधी चलेगी, जहाँ समान
घनत्व है वहां पर ये तरंगे सीधी चलेगी, परंतु भूकंपीय केंद्रों पर, जहां पर इनका अंकन किया जाता है, भूकंपीय केंद्रों पर इन लहरों का अंकन है, उनसे ये ज्ञात होता है कि ये लहरें सीधी दिशा में नहीं चलकर ये क्या करती है, वक्राकार मार्ग अपनाती है। ये मुख्य रूप से वक्राकार मार्ग अपनाती है। ये सीधी नहीं चलकर इस प्रकार से ये कुंडलाकार मार्ग में, वक्राकार मार्ग में होती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। जहां पर भूकंपीय केंद्र है, उन भूकंपीय केंद्रों पर लहरों का जो अंकन किया जाता है, उनसे ये ज्ञात होता है कि ये लहरें सीधे मार्ग में, क्योंकि एक ही प्रकार की घनत्व वाली चट्टानें नहीं है, समान घनत्व वाली चट्टानें होती तो वहां सीधी चलती है। तो भूकंपीय लहरों का जहाँ केंद्र है, उन केंद्रों पर इनका अंकन से ये ज्ञात होता है कि ये लहरें सीधे नहीं चलकर, ये सीधी नहीं चलकर क्या करती है, वक्राकार मार्ग में, कुंडलाकार मार्ग बनाती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। तो ये वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है, वक्राकार मार्ग को अपनाती है। इससे ये प्रमाणित होता है कि भीतरी भाग है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, उसके घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। क्योंकि ये तरंगे होती है, ये कुंडलाकार मार्ग बनाती हुई समान घनत्व वाली नहीं है, इसलिए वक्राकार मार्ग बनाती हुई आगे की तरफ बढ़ती है। इसलिए इससे ये प्रमाणित होता है कि भीतरी भाग है वो अधिक भिन्नता लिए हुए है, उसका घनत्व अलग अलग प्रकार का पाया जाता है, क्योंकि इनका मार्ग होता है ये वक्राकार होता है, लहरों का मार्ग होता है ये वक्राकार होता है। इसलिए आंतरिक भाग है वहां पर घनत्व में भिन्नता पाई जाती है, परिणाम स्वरूप इनका मार्ग होता है ये वक्राकार हो जाता है। चूंकि आंतरिक भाग में घनत्व बढ़ता है, आंतरिक भाग में जैसे जैसे जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है, और घनत्व बढ़ता है, अतः जैसे ही कोर प्रारंभ होता है, आंतरिक भाग प्रारंभ हो जाता है, ये वाला भाग है, ये उस भाग को कहते हैं कोर। यहाँ P और S, इससे पहले ये वाला भाग है, इसमें P और आपकी S तरंगे होती है, ये वक्राकार मार्ग का अवलंबन करती है। जिसमें P लहरें होती हैं, ये क्या करती है, आंतरिक भाग में जाती है, और ये आंतरिक भाग में जाकर इस प्रकार से वक्राकार मार्ग या कुंडलाकार मार्ग को बनाती हुई अवतलित होती है, अंदर की तरफ जाती है, प्रवेश करती है। कोर में P लहरें होती है, ये वक्राकार मार्ग बनाती हुई अवतलित हो जाती है। चूंकि इस क्षेत्र में S लहरें होती हैं, ये तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती हैं, इसलिए जो ये वाला भाग आपका कोर वाला भाग है, जिसकी गहराई आपके जो अंदर की तरफ जाएंगे 3900 किलोमीटर है, इस 3900 किलोमीटर के बाद से अधिक गहराई में ये S तरंगे होती है, विलुप्त हो जाती है। S तरंगे क्या है, 3900 किलोमीटर जैसे चलेंगे वहां पर ये आपकी तरंगे होती है, S तरंगे होती है, ये विलुप्त हो जाती है, क्योंकि ये तरल पदार्थ में गति नहीं कर सकती है। जो आपका तरल पदार्थ है उससे होकर ये आगे की तरफ नहीं बढ़ सकती है, गुजर नहीं सकती है। आपको बताया था कि S तरंगे होती है, सिर्फ ठोस पदार्थों में या ठोस माध्यम में गति करती है, द्रव माध्यम या तरल माध्यम में गति नहीं कर सकती है। इसलिए क्या हुआ, जहां 2900 आपकी दूसरा ये कोर है, 2900 का कोर है, जहां पर वहां पर क्या है, 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई पर या भूक्रोड 2900 किलोमीटर या जो ये भूक्रोड है 2900 किलोमीटर के बाद वाला भाग, वहां पर सिर्फ क्या है आपकी ये P तरंगे कुंडलाकार मार्ग बनाती हुई चलती है, S लहरें गति नहीं कर सकती है। S लहरें, ये जो आपकी भाग है, ये पूरा भाग है, इसमें ये अंततम की दो प्रकार का है। ये 2900 किलोमीटर की यहाँ पर गहराई है, 2900 किलोमीटर। इस 2900 किलोमीटर के बाद में, इस 2900 किलोमीटर के बाद में जो S लहरें होती है वह तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं, इसलिए 2900 से अधिक गहराई पर, अर्थात जो ये भूक्रोड है, ये आंतरिक भाग है भूक्रोड का, यहाँ आपकी ये S तरंगे होती है, द्वितीय प्रकार की तरंगे होती है, ये विलुप्त हो जाती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि 2900 किलोमीटर से अधिक गहराई वाला भाग है, ये अभी भी तरल अवस्था में है। ये पूरा वाला भाग है, ये अभी भी क्या है, तरल।
क्योंकि यहाँ पर ऐश तरंगें होती हैं वो गति नहीं कर पाती है, इसलिए यह प्रमाणित होता है कि 2900 किलोमीटर या इससे अधिक गहराई वाला भाग है ये तरल अवस्था में है, ये अभी भी लिक्विड अवस्था में है, तरल अवस्था में है 2900, क्योंकि यहाँ पर ऐश तरंगें हैं ये प्रवेश नहीं करती है और ये सिर्फ क्या है आपकी ठोस मार्ग में चलती है, ठोस माध्यम में चलती है, द्रव अवस्था या तरल अवस्था में गति नहीं करती है। इसलिए 2900 किलोमीटर या से अधिक गहराई वाला भाग है जो भूकरोड वाला भाग है वहां पर ऐश तरंगें विलुप्त हो जाती है। इससे ये प्रमाणित होता है कि 2900 किलोमीटर या इससे अधिक वाला जो भाग है, गहराई वाला भाग है, वहां पर तरल अवस्था में है जो केंद्र के चारों ओर विस्तृत है। ये वाला भाग है आपका भूकरोड कहलाता है, केंद्र वाला भाग कहलाता है। ये वाला भाग आंतरिक भाग है, ये केंद्र वाला भाग है। यहाँ पर क्या है अभी भी द्रवावस्था में है, क्योंकि जो चट्टान है, शेल्स है, उनका घनत्व में अंतर पाया जाता है, गति में अंतर पाया जाता है, गति में अंतर भ्रमण पथ है उसमें अंतर पाया जाता है, गति में अंतर पाया जाता है, पी लहरों की गति में। इस आधार पर मुख्य रूप से 3 जगहों पर क्या है ये अंतर अधिक देखने को मिलता है, गति में अंतर है ये 3 जगहों पर अधिक मात्रा में देखना पड़ता है। इस आधार पर 3 मंडलों की पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, 3 परतों में बांटा जाता है, क्रस्ट, मेटल और कोर। मुख्य रूप से क्या है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है इसको 3 मंडलों में बांट लिया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में। क्रस्ट की गहराई है, मोटाई है वो आपकी 30 से लेकर 35 किलोमीटर का भाग है। ये क्रस्ट का है, कम घनत्व वाले चट्टानों का है, जिसमें आपकी जो घनत्व है 2.7 जो घनत्व पाया जाता है चट्टानों के हल्की पदार्थों से निर्मित है। ये वाला भाग, ये क्रस्ट वाला भाग है, 30 से 35 किलोमीटर तक का मोटाई वाला जो परत है ये आपका क्रस्ट कहलाता है। ये वाला भाग, इस क्रस्ट से नीचे की तरफ चलते हैं तो मेटल आता है, जहाँ क्रस्ट से नीचे और 2900 किलोमीटर तक का जो भाग है वो आपका कहलाता है मेटल। और 2900 किलोमीटर से जो पृथ्वी का केंद्र है 6371 किलोमीटर वाला भाग वो आपका क्रस्ट कहलाता है, आपका कोर कहलाता है, ये अंतरतम कहते हैं जिसको। इस प्रकार से पृथ्वी का आंतरिक भाग है ये मुख्य रूप से 3 भागों में है। क्रस्ट जो ऊपरी परत है सबसे पहले, जिसकी मोटाई आपके 30 किलोमीटर तक है, इसके नीचे मेटल है जिसकी मोटाई आपकी 2900 किलोमीटर तक है। और 2900 किलोमीटर से जो 6371 किलोमीटर वाला भाग है जो पृथ्वी का केंद्र वाला भाग है वहां तक 2900 से 6371 किलोमीटर वाला भाग है वो आपका कोर कहलाता है, अंतरतम कहलाता है। इस प्रकार से पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना है उसको अपने आज विभिन्न प्रमाणों के माध्यम से देखा कि ठोस है, द्रव है, गैस है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का चैप्टर है ये समझ में आ गया होगा कि भूगर्भ की संरचना है उसकी जानकारी के लिए कौन कौन से स्रोत है। कई बार कंपटीशन प्रश्न सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बीए क्लास में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के आंतरिक स्रोत है, पृथ्वी की संरचना किस प्रकार की है, उसके कौन कौन से स्रोत है जिनके आधार पर अपन बता सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग है वो किस प्रकार का है, ठोस है, द्रव है, गैस अवस्था में है। तो इसके 3 स्रोत हैं, अप्राकृतिक स्रोत, उल्कापिंड और प्राकृतिक स्रोत। इसका आपको उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ में कुछ अन्य जानकारी थी, भूकंप मूल है, भूकंप छाया क्षेत्र कौन सा है, भूकंप विज्ञान क्या है, ये भी आपको साथ में समझ में आ गया होगा। आज आपने ये वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खूब आप मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू वेरी मच।